सो वेलकम टू आवर एएस वर्ल्ड इंग्लिश लर्निंग क्लास। और आज की क्लास के अंदर मैं आपको एक्टिव और पैसिव ही कंटिन्यू कराऊंगा। आई थिंक टुडे इज आवर 10th क्लास, our 11th class, and I think today is our 13th or 14th class of active and passive voice. You can watch our previous classes on our YouTube channel, ASL Education for All. That's the name of our channel. Okay, so I have Kushagra with me and very intelligent student. सो कुशाग्र, मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। कल जो मैंने पढ़ाया था, मैं आपको बताया था इनफैक्ट, और सबको बताता हूँ कि हमने कल एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, उसके अंदर हमने शुरू किया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और मैंने जैसा बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है। ओके, तो मैंने कुशाग्र से पूछा था कि भैया फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है। कुशाग्र ने बताया कि फ्यूचर होता है आने वाला समय। राइट बताया आपने। और आने वाले समय के साथ साथ एक चीज और है, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, निश्चित नहीं है, पक्का नहीं है, कच्चा पक्का है। ठीक है, चलो। तो जैसे मैंने कल बताया था कि इसका जो हम एक्टिव जो हमारा सेंटेंस होता है, उसको सब्जेक्ट विल और शेल आएगा। विल और शेल आई और वी के साथ आता है। शेल जो है वो आई और वी के साथ आता है, और बाकी सबके साथ इसमें विल आता है। आई के साथ शेल आया, वी के साथ शेल आया, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर शेल नॉट, विल नॉट, इस तरह से होता है। और जो हम इसको पैसिव में करते हैं, तो देखो आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं एक्टिव से पैसिव में। एक्टिव से पैसिव में क्या होता है, पैसिव के अंदर क्या होता है कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में चला जाता है, एक तरह से ऑब्जेक्ट बन जाता है एक तरह से। जैसे आई शैल बाय न्यू क्लोथ्स, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई, मैं हूं। आई शैल बाय न्यू क्लोथ्स, और न्यू क्लोथ्स क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, और इसमें वर्ब क्या है, बाय। ठीक है, और जो भी वर्ब होता है उसको थर्ड फॉर्म लगा देते हैं हम पैसिव बनाने में। हो सकता है कि आपकी थर्ड फॉर्म लगे सिंपल सेंटेंस में भी, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। जो भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, तो आई शैल बाय न्यू क्लोथ्स में क्या हो जाएगा, न्यू क्लोथ्स। अब न्यू क्लोथ्स के साथ तो विल लगेगा, शेल लगेगा नहीं, क्या लगेगा, विल। न्यू क्लोथ्स विल बी, तो विल बी। बॉट विल बी, बाय की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉट, बाय। आई का क्या हो जाएगा, मी। तो ये मैं एक बार और रिपीट करता हूं, रिपीटेशन से हम सीखते हैं। अब ध्यान से सुनना कुशाग्र, आप तो सुन लो ध्यान से। जब भी हम कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, मी का आई हो जाता है। लिख भी लो अगर लिखना है तो किसी को कॉपी में। मी का आई हो जाता है, हर का शी हो जाता है, और इसका उल्टा हो जाएगा। अगर मी है तो आई हो जाएगा, आई है तो मी हो जाएगा। ये इंटरचेंज है। आई वाले सेंटेंस का मी हो जाएगा, मी वाले सेंटेंस का आई हो जाएगा। शी वाले सेंटेंस में हर हो जाएगा, हर वाले से शुरू होने वाला शी हो जाएगा। अस, यूएस, अस वाला वी हो जाएगा, और वी वाला अस हो जाएगा। देम वाला दे हो जाएगा, दे वाला देम हो जाएगा। हिम वाला ही हो जाएगा, और ही वाला हिम हो जाएगा। लेकिन इट वाला इट रहेगा, और यू वाला यू ही रहेगा। और हुम वाला हु हो जाएगा, और जो हु वाला होगा वो बाय हुम हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा, जब आई वाला मी में होगा, आपने से कहा आई शैल बाय न्यू क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स विल बी बॉट अब बाय मी, तो आई वाला क्या हो जाएगा, बाय मी। शी वाला क्या हो जाएगा, बाय हर। जो इंटरचेंज होगा उसमें बाय भी लग जाएगा। वी वाला बाय अस, इट वाला बाय इट, यू वाला बाय यू, दे वाला बाय देम, ही वाला बाय हिम, और हु वाला बाय हुम, हु वाला बाय हुम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर और चीजें हैं, जैसे हमने पढ़े हैं कि हमारे कई सेंटेंसेस के जब क्वेश्चन हम बनाते हैं तो दो तरह की फॉर्मेशन होती है क्वेश्चंस की। या तो हम उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, वाज, वर, इज, आर, हैज, हैव, हैड, ये हमारे वर्ब्स को हम
पहले रख लेते हैं क्वेश्चन बनाने में, जैसे शी हैड गॉन टू मार्केट, हैड यू गॉन टू द मार्केट, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। या फिर हेल्पिंग वर्ब भी होता है और हमारा क्वेश्चन वाला वर्ड भी होता है, वाई, वेयर, विच, ये भी होते हैं। जब वाई, वेयर, विच होते हैं और हेल्पिंग वर्ब दोनों होते हैं तो हम पहले वाई, वेयर, विच जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं उनको हम पहले रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, और उसके बाद हम जो हमारा पैसिव वॉइस है उसकी फॉर्मेशन के जो रूल्स है उसके हिसाब से उनको चेंज कर देते हैं, जिसमें बेसिक रूल क्या है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में बाय करके हम लिख देंगे। अब ऐसे ही मैं क्वेश्चन आपको पूछता हूं। अब हमारा जो चल रहा है हेल्पिंग वर्ब, इसमें कौन सा चल रहा है, विल या शैल। अब मान लो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, वाई विल ही नॉट प्ले क्रिकेट, वाई विल ही नॉट प्ले क्रिकेट, तो क्वेश्चन वाला वर्ड क्या हुआ, वाई, हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, विल। तो पैसिव में रूल क्या बोला मैंने, वाई विल हेल्पिंग वर्ब, और जो क्वेश्चन था और हेल्पिंग वर्ब सेम वैसे की वैसे जाएंगे, तो वाई विल का वाई विल आ गया। लेकिन उसके बाद क्या था, ही नॉट प्ले क्रिकेट, तो क्या होगा, वाई विल, अब क्रिकेट पहले आ जाएगा, वाई विल क्रिकेट आ गया, वाई विल क्रिकेट। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट बी, वाई विल क्रिकेट नॉट बी। अब प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्लेड, किसके द्वारा, ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम, ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम। वाई विल क्रिकेट, अब कोई कहेगा क्रिकेट से पहले दी क्रिकेट लगाया कि नहीं लगाया, तो मैंने जो बताया था, जब मैंने प्रॉपर क्लासेस ली हुई हैं पहले जाकर देख सकते हो, THE दी के ऊपर दी नहीं लगता खेलों के नाम से, ठीक है। तो वाई विल क्रिकेट नॉट बी प्लेड बाय हिम। अब मैंने कहा वाई विल शी नॉट सिंग, वाई विल शी नॉट सिंग ए सॉन्ग, वाई विल शी नॉट सिंग ए सॉन्ग। बताओ कुशागर, आप लोग भी सोचिए क्या होगा इसका, वीडियो पे आके बताओ। वाई विल शी नॉट प्ले, वाई विल शी नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना क्यों नहीं गाएगी, वाई विल शी नॉट प्ले ए सॉन्ग, बताइए, बताओ, सोचिए सोचिए, सोचने से आगे बढ़ते हैं, सोचना बहुत मुश्किल काम होता है। एग्जाम में रट के जाना और बड़े बड़े एग्जाम पास करना, महंगी कोचिंग ली जाती है, वो बहुत आसान है, बट दिमाग चलाना बहुत मुश्किल होता है। मैं एक वो देख रहा था मॉक इंटरव्यू, एक IAS की जो प्रिपरेशन कराते हैं, IAS एग्जाम की, एक कोचिंग सेंटर है, बहुत बड़ा है, करोड़ों रुपए का उनका टर्नओवर है, साल में करोड़ों रुपया कमाते हैं वो सिर्फ कोचिंग करा के। और वहाँ पे वो जब उन लोगों की कोचिंग दिखा रहे थे कि जिन लोगों ने बाद में IAS में टॉप किया, लेकिन वहाँ मैं देख रहा था कि जब उनका मॉक इंटरव्यू हो रहा था तो वो सिर्फ उन्हीं बातों के जवाब दे पा रहे थे जिन बातों के बारे में उन्होंने पढ़ा था। देयर एडिशनल नॉलेज, एंड अपार्ट फ्रॉम एडिशनल नॉलेज द मेन कंसर्न, माई कंसर्न वाज दे कुड नॉट थिंक, वो सोच नहीं पा रहे थे, दे कुडंट गिव द आंसर, वेरी फ्यू ऑफ देम वर एबल। ऑफ कोर्स कुछ लोग, तो ये जो थिंकिंग होती है, थिंकिंग हमारी कैसे डेवलप होगी इसको भी हमें सोचना जरूरी है। थिंकिंग हमारी डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको वास्ट करना पड़ेगा। You have to read newspaper, you have to look at the news, you have to watch something not just entertaining, बल्कि उसके अंदर नॉलेज वाली चीजें। अब आज बच्चों को पूछो, छोटे बच्चों को, बच्चे हमें बता रहे हैं हमने ये वाली वेब सीरीज देखी, वो वाली वेब सीरीज देखी, और मैं जब बच्चों को पकड़ के कहता हूँ लो तुम ये डिस्कवरी देखो या क्यूरोसिटी जैसा चैनल देखो, तुम बच्चों से पूछो कि नासा का एक अपना चैनल आता है, क्या उन्होंने देखा है, उन्होंने नहीं देखा। तो ये हमारी एज अ पेरेंट, एज ए सोसाइटी, एज ए गाइडेंस, एज ए गाइड, एज ए गार्जियन, एक बहुत बड़ी नाकामी है कि हमारे बच्चों को वेब सीरीज आ रही है उनका तो पता है, लेकिन क्यूरोसिटी चैनल पे क्या प्रोग्राम्स दिखाए जा रहे हैं और
नासा का भी कोई चैनल होता है, ये उनको नहीं पता। ये हमारे लिए बहुत डूब के मरने वाली शर्म वाली बात है कि हम अपने बच्चों को अब कहाँ लेके जा रहे हैं। जब मैं छोटा था तो हमें बहुत चाव था नेहरू प्लानिटोरियम में जाने का, या वैज्ञानिक जो हमारा जो दृष्टिकोण पैदा हुआ। और हमारे साथ के बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे साथ के बहुत सारे स्टूडेंट्स उस समय ऐसे थे कि वो मेरे फ्रेंड्स जिनका एक एक साथ कई कई एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने क्लियर किए। और ना सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम, आप मैं जब उनसे बात करता था तो एक अलग ही वो टाइम था, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था कि हम लोग ये टीवी हमारे घर में काट दिया जाता था। सिर्फ एग्जाम्स के बाद कुछ टाइम टीवी देखने को मिलता था। मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में टीवी था, मेरी मम्मी तार हटा देती थी एग्जाम्स के टाइम पे। लेकिन उस समय तक टीवी में एंटरटेनमेंट ही आता था, नॉलेज कम आती थी। अब तो नॉलेज बेस्ड इतनी चीजें हैं। तो आपकी थिंकिंग तभी इम्प्रूव होगी जब आप अपनी एजुकेशन वाली नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। इसके लिए रटना जरूरी नहीं है। रटने का मतलब हो गया कि आपने तो अपने दिमाग को बंद कर दिया। आपको अच्छे, मैं नहीं कहता एंटरटेनमेंट मत देखो, आप बच्चे हो डिज्नी देखो। डिज्नी डिज्नी इज द बेस्ट। डिज्नी है, स्टूडियो गिबली है जापान के, उनके कुछ प्रोग्राम्स है, बच्चों के प्रोग्राम्स। बच्चों को अवॉइड करना चाहिए सबसे बड़ी बात की बड़ों के प्रोग्राम्स। इसलिए नहीं क्योंकि उसका कंटेंट अलग होता है, इसलिए क्योंकि जो बच्चों के प्रोग्राम्स होते हैं वो स्पेशली उनकी साइकोलॉजी को स्टडी करके बनाए जाते हैं, जिससे कि उनका मानसिक विकास हो। अब आप देखिए, अब आप जो भी लोग देख रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि आई थिंक अमेजोन प्राइम पे जो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी है, अभी तो गवर्नमेंट उसे बंद करने की सोच रही है, लेकिन चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की इतनी अच्छी अच्छी बच्चों की मूवीज हैं, क्योंकि हमने बचपन में देखी थी, हमें उसकी नॉलेज थी। अब बड़े होके नहीं है, और वो इतनी मैंने भी बच्चे को दिखाई घर में, और कई सारी मूवीज मैंने उसके साथ देखी। तो एज एन ऑब्जर्वर मैंने देखा कि उसकी जो इमेजिनेशन है और वो जो फिल्म्स है बच्चों की, वो कनेक्ट कर रहा है उसके साथ। और उसकी एक इमेजिनेशन, और उसकी 3-4 फिल्म देख के उसकी जो एक कॉग्निटिव थिंकिंग होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉग्निटिव थिंकिंग, एक इंटेलेक्चुअल थिंकिंग जो होती है बच्चे की, वो डेवलप हुई, इमेजिनेशन डेवलप हुई। तो इसलिए बच्चों के हिसाब से उनको कंटेंट दिखाना उनकी इमेजिनेशन के लिए, और प्लस एक एजुकेशन का एक अच्छा एक्सपोजर देना। हमारे टाइम पे मैं बताता हूँ, रशियन बुक्स आती थी, स्टोरी बुक्स, हिंदी में ट्रांसलेट होके कई लोग इंग्लिश में पढ़ते थे, पर ज़्यादातर बच्चे हिंदी में पढ़ते थे। रशियन बुक्स, वो भी गवर्नमेंट एक काम करती थी, वो भी बंद हो गया काम। अब रशियन लिटरेचर बहुत अच्छा माना जाता है, और वहाँ की बड़ी प्यारी प्यारी स्टोरी बुक्स आती थी, और हम पढ़ते थे बचपन में, और एक कल्पना शक्ति उससे हमारी इम्प्रूव होती। कॉमिक्स हम लोग पढ़ते थे, कॉमिक्स उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, बट पढ़ते इसलिए थे क्योंकि वो पिक्टोरियल होता था। उसके अलावा जो नेहरू बुक ट्रस्ट था, जो चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, आई थिंक चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट जो है, उनकी बुक्स अब तो मिल जाती है अभी भी, वो अभी भी ऑपरेट कर रहा है। नेशनल बुक ट्रस्ट है, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट है। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट में बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स के थ्रू जो है ना, नॉलेज को जो पढ़ते थे तो इमेजिनेशन जागती थी। पर अभी पीछे क्या हो गया कि सबको एक अभी तो सबसे बुरी बात है कि आप बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हो आज की डेट में। बच्चों के हाथ में एजुकेशन के अलावा मोबाइल जाना नहीं चाहिए। बच्चों को वीडियो गेम्स की हैबिट नहीं डालनी चाहिए। लेकिन आजकल ईजी, पेरेंट्स फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं, अरे हमारा बच्चा वीडियो गेम खेल लेता है, हमारा बच्चा गूगल कर लेता है। लेकिन उन सबसे क्या होगा? मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ, मैं गूगल पे जाके, मैं अमेजोन पे खरीद सकता हूँ। मैं नेट पे उसे पढ़ नहीं सकता, मैं उसे ऑर्डर करता हूँ, अब पढ़ता हूँ उसे। और मैं इतनी सारी, अगर मैं तो नॉलेज की चीज़ देखता हूँ, आजकल मैं फार्मिंग से संबंधित चीज़ें देख रहा हूँ, वो चीज़ें देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा माइंड उस तरह से डेवलप हुआ है। क्योंकि हमें ध्यान रखा गया, हमारा जो बचपन में हमें, हालांकि हमारे अपने घर में 80s में वीडियो लाइब्रेरी थी, मूवीज भी बहुत देते थे, लेकिन उसके अलावा कई मूवीज थी जो हमें नहीं देखने दी जाती थी। और प्लस उसके अलावा इम्पोर्टेंट ये था कि जो एक्सपोजर था, मेरी मम्मी की एक फ्रेंड थी, गुजर गई वो, किरण एस खुल्लर, तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में अच्छी रैंक से रिटायर हुई थी, और वो मेरी दीदी थी एक तरह से। वो मेरे को राखी बांधती थी, और मैं उनको बहुत प्यार करता था, वही बहुत मेरा ध्यान रखती थी। और उन्होंने हमेशा मुझे अच्छी बुक्स, बच्चों की अच्छी बुक्स, ये सारी बुक्स जो चिल्ड्रन सोसाइटी की थी, उन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी। और वो खुद भी बहुत अच्छी थी पढ़ाई में।
इवन एट द इन द जॉब, ड्यूरिंग द जॉब शी यूज टू रीड अ लॉट। तो वो इम्पॉर्टेंट होता है आपको कि आप बच्चों के हिसाब से उनकी इमेजिनेशन को इम्प्रूव करो, प्लस उनके माइंड को हम डेवलप कैसे कर रहे हैं, उनके बच्चों के माइंड को डेवलप करना होता है। और 5 साल 6 साल की उम्र तक आते आते बच्चे का माइंड वैसे डेवलप हो जाता है, ये साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो अब इसलिए इमेजिनेशन, जिसकी इमेजिनेशन स्ट्रांग है वही हर फील्ड में तरक्की भी करता है, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे वो लिटरेचर की फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस की फील्ड हो। अब बिजनेस में कितनी इमेजिनेशन चाहिए, सोचिए। ये प्रोडक्ट आता है, 1 साल में प्रोडक्ट बेकार हो जाता है, अलग ऑडियंस, अलग बायर्स, हर चीज़ चेंज हो जाती है। हर चीज़ में कितनी इमेजिनेशन चाहिए होती है। वो इमेजिनेशन को किताबों में नहीं रखी हुई। हाँ, किताबों से आप नॉलेज ले सकते हो, लेकिन रटना बैठोगे खाली एग्जाम के लिए तो वो बहुत डिफिकल्ट है। तो कुशाग्र, अब आप मेरे इस लंबे से लेक्चर के बाद बताओ कि मैंने आपसे पूछा वाई विल शी नॉट सिंग ए सॉन्ग, इसको कैसे करोगे पैसिव में। आज तो आराध्या भी आई है। हेलो आराध्या। आ नहीं रहे बेटा आप बहुत दिनों से, क्या हुआ। चलो, एक्टिव से पैसिव वॉइस की हमारी क्लासेस देखना आप, और बाकी सब लोग देखना। चलो बताओ। तो 10-11 क्लासेस जो होंगी, अगर 20-20 22-22 मिनट की भी है तो 220-30 300 मिनट के अंदर हमारी ये क्लासेस अब तक की पूरी हो जाएंगी। 300 मिनट का मतलब होता है आप लगभग लगभग 2.5-2.5 घंटे की 2 मूवीज देख लेते हो एक दिन में। तो उतनी देर में हमारी एक दिन में आप ये सारी क्लासेस देख सकते हो। चलो मैं बता देता हूँ, कुशाग्र ने तो ज़्यादा जवाब नहीं देना। चलो मैं बता देता हूँ कि वाई विल शी नॉट सिंग ए सॉन्ग को हम, वाई विल तो वैसे ही रहेगा जैसा मैंने बताया, क्वेश्चन वाला पैसिव में वैसे ही रहेगा। वाई वाला क्वेश्चन वैसे ही आएगा, विल वैसे ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब है। वाई विल, अब आगे क्या है, वाई विल शी नॉट सिंग ए सॉन्ग, जो वो सॉन्ग है ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले लगा देंगे। वाई विल ए सॉन्ग नॉट बी, अब सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग बाय हर। ठीक है। अब इसका एक सेंटेंस और देखते हैं हम। मैं आप लोगों को चाहता हूं, वाई विल ही नॉट प्ले द ड्रम, वाई विल ही नॉट प्ले द ड्रम, बताओ कौन बताएगा, बताओ कौन बताएगा। वाई विल ही नॉट प्ले द ड्रम, वो ड्रम क्यों नहीं बजाएगा। वाई विल ही नॉट प्ले द ड्रम, बताओ, बताएगा कोई। राधिया, कुशागर, कोई नहीं। गिरीश तो फटाफट फटाफट जवाब देता है। नहीं नहीं, इसका ऐसे होगा, वाई विल, देखो ड्रम पहले आ जाएगा, क्योंकि राधिया आपने लगता है पहले की क्लास देखी भी नहीं है, आप आए भी नहीं है, वरना आप बताए थे बच्चे आज या कल, कल छुट्टी है, कल आराम से बैठ के क्लास सारी देख लेना आज और कल में। ठीक है। वाई विल द ड्रम नॉट बी प्लेड बाय हिम। ठीक है, वाई विल द ड्रम नॉट बी प्लेड बाय हिम। अब देखो, वाई विल शी नॉट ईट एप्पल्स, ये बताओ, वाई विल शी नॉट ईट एप्पल्स। ध्यान से सुनो दोनों, ठीक है, आप भी सुनिए। वाई विल तो ऐसे रहेगा। अब क्या 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 बोले, वाई, लाउड बोलो। वाई विल, वाई विल एन एप्पल, द एप्पल क्यों लगेगा, एन एप्पल, वाई विल एन एप्पल नॉट ईटन बाय हिम। क्या किया मैंने, एप्पल को पहले लिया है, एन एप्पल को पहले लिया है, एन एप्पल नॉट बी ईटन बाय हिम। ओके। वाई विल शी नॉट ड्राइव द कार, वाई विल शी नॉट ड्राइव द कार, बताओ कौन बताएगा इसको। वाई विल शी नॉट ड्राइव द कार,
बताओ। आराध्या अब आप करो बेटा, लाउड वॉइस को अनम्यूट करके करो। वाई विल शी नॉट ड्राइव द कार? वेरी इजी, सिर्फ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए और कुछ नहीं है। बताओ, बोलो राध्या, सोचा आपने? Why she will drive the car? वाई, हाँ वाई। अब देखो, जो आप लोगों ने सुना है ना, अब इसमें गलती बताता हूँ क्या है। कुशागर आप बताओ क्या बोलोगे? आप तो कल भी आए थे क्लास में, बोलो, सोचिए सोचिए। चलो ये मैं बता आता हूँ, फिर ये क्लास खत्म करेंगे आज की। वाई विल ही तो ठीक है, वाई विल ही ठीक है। सॉरी, वाई विल द, नॉट ही तो आएगा नहीं, क्योंकि वाई विल ही नॉट ड्राइव द कार, तो कार को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे। वाई विल द कार, ध्यान से सुनना, वाई विल द कार नॉट बी, वाई विल द कार नॉट बी। अब ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रिवन। वाई विल द कार नॉट बी ड्रिवन बाय हिम, ये होगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये क्लास यहीं खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, बाय।